नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस अंदाज में। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। मैं हूं आसिफ गुलाटी गुंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज से 4 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान की 2 दिवसीय यात्रा करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी रायपुर में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देते हुए करीब 6,400 करोड़ रुपए की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के रायपुर कोड़ेबोड़ खंड की 33 किलोमीटर लंबी 4 लेन वाली सड़क को राष्ट्र को करने वाले हैं समर्पित। NH 130 के बिलासपुर अंबिकापुर खंड के 53 किलोमीटर लंबे बिलासपुर पथरापाली खंड पर निर्मित 4 लेन की सड़क का लोकार्पण वो करने वाले हैं। ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच परिवहन संपर्क को बेहतर बनाने में करेगी मदद। प्रधानमंत्री 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर को छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला के रूप में रखेंगे। प्रधानमंत्री 103 किलोमीटर लंबी रायपुर खरिहार रोड रेल लाइन के दोहरीकरण को भी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री कोरबा में 130 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 60,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बॉटलिंग प्लांट को भी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभार्थियों को 75 लाख कार्ड्स के वितरण की भी करेंगे शुरुआत। वहीं आज शाम को प्रधानमंत्री गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां वो गीता प्रेस जाएंगे। ऐतिहासिक प्रिंटिंग प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में लेंगे भाग। कार्यक्रम के दौरान वे चित्रमय शिव पुराण ग्रंथ का करेंगे विमोचन। प्रधानमंत्री गीता प्रेस में लीला चित्र मंदिर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 2 ट्रेनें हैं गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री वाराणसी भी जाएंगे, जहां वो सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 12,100 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोननगर रेलवे लाइन के बीच समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 3 रेलवे लाइंस का भी करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री NH 56 के वाराणसी जौनपुर खंड की 4 लेन वाली सड़क का भी करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में बनने वाली 192 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री मणिकर्णिका और हरीश चंद्र घाट के फिर से डिजाइन तैयार करने और इनके पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का कर रहा है आयोजन। कार्यक्रम में जलवायु अनुकूल कृषि, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने जैसे अहम विषयों पर भी मंथन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोन ने कल राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री की आगामी फ्रांस यात्रा के संदर्भ में द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की जानकारी दी। राष्ट्रपति मैक्रों ने 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस समारोह में अतिथि के रूप में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति के प्रति जताया आभार। प्रधानमंत्री के अलावा इमैनुअल बोन ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। बातचीत में आगामी यात्रा की तैयारियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं को अंतिम रूप दिया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस यात्रा के दौरान वहां राष्ट्रीय दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत बेंगलुरु में चल रही अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्षेत्र के प्रतिनिधियों की 4थी बैठक के अंतिम दिन आज स्पेस इंडस्ट्री के सहयोग पर है चर्चा। B2B मीटिंग के साथ ही जो इंडस्ट्री के प्रतिनिधि हैं वो रखेंगे प्रस्ताव। स्पेस बिजनेस कनेक्ट सेशन में B2B मीटिंग होती है और उद्योगों के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्ताव रखे जाते हैं। स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट के पहले दिन 27 देशों के प्रतिनिधियों और 33 उद्यमियों के प्रतिनिधियों ने लिया भाग। अहमदाबाद में आज से 2 दिन की 2 दिवसीय अर्बन
मेरल शिखर सम्मेलन की होगी शुरुआत। दुनिया भर के 57 शहरों और भारत के 35 शहरों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी होंगे शामिल। सम्मेलन में भविष्य के लिए वैश्विक शहरी ढांचा तैयार करने पर होनी है चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तंजानिया की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपने अहम दौरे पर विदेश मंत्री आज दार एस सलाम में अपने तंजानियाई समकक्ष के साथ भारत तंजानिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। कल तंजानिया के जंजीबार टापू के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्टोन टाउन का दौरा किया। उन्होंने आर्य समाज और श्री शिव शक्ति मंदिर का दर्शन किया। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने अफ्रीका और भारत की समकालीन साझेदारी को अहम बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किदुथानी परियोजना का भी दौरा किया, जिसके तहत जांजिबार में 30,000 घरों को पानी का जो पीने का पानी है वो उपलब्ध करवाया जाता है। इस मौके पर विदेश मंत्री ने माना कि किदुथानी परियोजना भारतीय प्रयासों के प्रति स्थानीय उत्साह को स्पर्श करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में महाराष्ट्र सरकार द्वारा कल मुंबई राजभवन में नागरिक अभिनंदन का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर कहा कि महाराष्ट्र समृद्ध इतिहास और संस्कृति से संपन्न रहा है। मुंबई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस दौरान राष्ट्रपति के साथ अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई को दोपहर 2:35 में की जाएगी। इसरो में चंद्रयान 3 की तैयारियां जोरों पर। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, जरूरी बदलाव करते हुए चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी की गई। दिल्ली विधानसभा ने शोध केंद्र के माध्यम से नियुक्त किए गए 116 जो फेलोशिप्स हैं उनको हटाने के आदेश को स्थगित किया है। इसको लेकर कल एक आदेश जारी किया गया। ईडी ने दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी मामले में कारोबारी दिनेश अरोड़ा को किया गिरफ्तार। अरोड़ा इस मामले में सीबीआई के सरकारी गवाह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के लोगों के साथ साथ समस्याओं के निस्तारण के भी निर्देश दिए हैं। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश के बाद नदियों और नहरों में जलस्तर की वृद्धि देखी गई। कई इलाकों में रास्तों में पानी भर गया। लोगों को दिक्कतों का करना पड़ा सामना। मौसम विभाग ने कहा कि ओडिशा में कल 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। कुछ जिलों में भारी बारिश होने की भी आशंका। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के बीच बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार अवरुद्ध हो रहा है। चमोली पुलिस के ट्विटर हैंडल पर आज सुबह ये सूचना दी गई और छिनका के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण सड़क अवरुद्ध हुई है और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। दिल्ली के दक्षिण पुरी में एक निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा ढह गया। मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने 2
लोगों को रेस्क्यू किया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की और बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इन बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य को लेकर हुई चर्चा। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़, वित्त सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। बैठक में अलग अलग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध अधिकारी और सीईओ मौजूद रहे। प्रमुख वित्तीय मापदंडों से संकेत मिलता है कि इन बैंकों के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ। इन बैंकों की मजबूत वित्तीय स्थिति के कारण बैंकरों को व्यापक आर्थिक झटके झेलने का है भरोसा। बीते मार्च में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए केवल 4.97%। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में इन बैंकों ने रिकॉर्ड 1,05,000 करोड़ रुपए का कमाया मुनाफा। वित्त मंत्री ने बताया कि वे आगामी जुलाई और अगस्त में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा करेंगे। इसके लिए देश के विभिन्न हिस्सों में बैठकों का होगा आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि ट्रकों में एसी कैबिन अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी गई। उन्होंने बताया कि तैयार मसौदे में N2 और N3 के श्रेणी के ट्रक शामिल। ड्रोन निर्माता इनसाइड FPV ने इन्फ्लेशन पॉइंट वेंचर्स में नेतृत्व की शुरुआती वित्त पोषण दौर में जुटाए 2,75,00,000 रुपए। जुलाई 2020 में शुरू इनसाइड FPV रक्षा और कृषि क्षेत्रों में कर रहा है काम। DIPBT ने घरों में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रिकल उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड और सुरक्षा मानक लागू करने की घोषणा की है। इससे खराब गुणवत्ता की वस्तुओं के आयात को रोकने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में मिलेगी मदद। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NTPC लिमिटेड ने बिहार में बाढ़ अत्याधुनिक तापीय बिजली परियोजना की दूसरी इकाई चालू कर दी। NTPC ने शेयर बाजार को बताया कि इस इकाई की क्षमता 600 मेगावाट। रियल एस्टेट परामर्श कंपनी CBRE इंडिया ने परियोजना प्रबंधन के लिए आंकड़ों और नवीनतम प्रौद्योगिकी से लैस एक नया एकीकृत समाधान पेश किया। कंपनी अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए इस साल लगभग 400 भर्तियां करने वाली है। DGCA में कुल 416 नए पद सृजित किए गए, जो विमानन निगरानी संस्था को क्षेत्र के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में मदद करेंगे। वे AIRA द्वारा भी कार्यों के शीघ्र निर्वहन के लिए कुल 10 नए पद सृजित किए गए हैं। देश में पर्याप्त संख्या में ATCO की उपलब्धता के महत्व को देखते हुए जुलाई 2021 से AI में STCO के 796 पद सृजित किए गए। इसमें देश में सुरक्षित नेविगेशन सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में वाणिज्यिक और कैप्टिव खदानों के माध्यम से होने वाले कोयला उत्पादन की समीक्षा की गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों से कोयला उत्पादन में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले 6 वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन में 216% की वृद्धि दर्ज की गई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी कि अब तक 86 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है, जिससे राज्यों को सालाना 34,000 करोड़ से ज्यादा आय मिल सकती है। भारत और केन्या की सरकार आगामी 30 और 31 अगस्त को केन्या में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व के सरकारी नेतृत्वकर्ता, शोधकर्ता, किसान, उद्यमी जो लोग हैं वो शामिल होंगे। केन्या के नैरोबी में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन के लिए आधिकारिक पूर्वावलोकन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का लोगो और आधिकारिक वेबसाइट हुए लॉन्च। मेटा ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर को टक्कर देने के लिए नया ऐप थ्रेड्स लॉन्च किया। मेटा ने कहा यह ऐप नई और अपडेटेड जानकारी और सार्वजनिक बातचीत के लिए नया मंच होगा। थ्रेड्स को इंस्टाग्राम की टीम ने ही तैयार किया है। थ्रेड्स को अब भारत में भी उपलब्ध करवा दिया गया। थ्रेड्स में भी रियल टाइम फीड मिलेगी। इसके फीचर्स और इंटरफेस काफी हद तक ट्विटर जैसे। ट्विटर ने नए थ्रेड्स प्लेटफॉर्म को लेकर मेटा के खिलाफ
कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर के वकील एलेक्स स्पिरो ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को लिखा पत्र। इस पत्र में लिखा गया कि ट्विटर अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों को सख्ती से लागू करने का इरादा रखता है। साथ ही पत्र में लिखा गया कि मेटा किसी भी ट्विटर व्यापार रहस्य या अन्य अत्यधिक गोपनीय जानकारी का उपयोग बंद करने के लिए तत्काल कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में इजराइल के हिंसा और अत्यधिक बल के उपयोग की निंदा की। वेस्ट बैंक में अब तक सबसे खराब हिंसा बताते हुए इजराइल से कहा गया कि तनाव बढ़ाना समस्या का समाधान नहीं। गुतेरेस ने जेनिन शरणार्थी शिविर में इजरायली सैन्य अभियान के बाद संवाददाताओं को कहा कि हवाई हमलों का उपयोग कानून प्रवर्तन अभियानों के संचालन के साथ कभी नहीं चलता। रूस यूक्रेन संघर्ष से राहत की बात सामने आई है। रूस और यूक्रेन ने युद्ध बंदियों के आदान प्रदान की घोषणा की है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें 45 रूसी सैनिकों को यूक्रेनी हिरासत से लौटते हुए दिखाया गया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति स्टाफ के प्रमुख एंड्री यर्मक ने पुष्टि की कि 45 सेवाकर्मी और 2 नागरिक यूक्रेन लौट आए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देशों ने बैठक में कैरिबियाई देश हेती में एक बहुराष्ट्रीय बल की तैनाती का मामला उठाया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने की थी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जल्द कार्रवाई करने की अपील। बैठक में हेती के राष्ट्रीय पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने और गिरोहों से निपटने के लिए विदेशी बल की आवश्यकता पर जोर दिया गया। हेती के प्रधानमंत्री ने भी पिछले वर्ष अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से की थी सहायता की अपील। 2023 के पहले 6 महीनों में ब्राजील के अमेज़न में वनों की कटाई में 30% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। ब्राजील सरकार द्वारा जारी प्राथमिक आंकड़ों में ये बात सामने आई। जनवरी में ब्राजील का राष्ट्रपति बनने के बाद लूला दा सिल्वा ने 2030 तक पेड़ों की कटाई खत्म करने का किया दावा। राष्ट्रपति बनने के बाद लूला ने पर्यावरण को लेकर सख्त नीतियां अपनाई। स्पेन के उप प्रधानमंत्री और वामपंथी गठबंधन की नेता योलांदा दियाज ने किया आगामी राष्ट्रीय चुनाव के लिए प्रचार। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो एक प्रगतिशील सरकार के लिए मतदान करें। अभी तक के सर्वेक्षणों के मुताबिक स्पेन में रूढ़िवादी पीपल्स पार्टी आगे चल रही है। हालांकि उसको स्पष्ट बहुमत के लिए धुर दक्षिणपंथी वोक्स पार्टी के समर्थन की संभावना बताई गई है। पेरू के ओबिनास ज्वालामुखी में एक नया विस्फोट हुआ। निवासियों और स्थानीय अधिकारियों की चिंताएं बढ़ गईं। राजधानी लीमा से लगभग 1200 किलोमीटर दूर स्थित ओबिनास की राख 3500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ रही है। अधिकारियों के मुताबिक ज्वालामुखी के आसपास के प्रभावित क्षेत्र से लगभग 2000 लोगों की निकासी का आदेश नहीं दिया गया। हालांकि सरकार ने आश्रय और सहायता की तैयारी शुरू कर दी। वहीं पेरू सरकार ने कई दक्षिणी शहरों में 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की थी। बुधवार को ये क्षेत्र प्रशांत महासागर के किनारे रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और भूकंप के लिए जाना जाता है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार पाकिस्तान में शुक्रवार को 4.7 जबकि इंडोनेशिया में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। सीरिया में रूस के 3 लड़ाकू विमानों ने अमेरिका में 3 MQ-9 ड्रोन्स का रास्ता रोक दिया। अमेरिका ने कहा कि उनके ड्रोन सीरिया में ISIS के ठिकानों की निगरानी कर रहे थे। टाइटैनिक की सैर कराने वाली कंपनी ओशन गेट ने परिचालन किया बंद। कथित रूप से 18 जून को विस्फोट में टाइटन पनडुब्बी में 5 लोग मारे गए। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन को नाटो के साथ संबंधों में ईमानदारी की जरूरत, ये समय गठबंधन के साथ ताकत को प्रदर्शित करने का। अगले सप्ताह लिथुआनिया की राजधानी विनियस में नाटो शिखर सम्मेलन होने वाला है जिसमें रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। कई देशों में संघर्षों के दौरान वर्ष 2022 में बच्चों को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का सबसे अधिक सामना करना पड़ा। इसकी पुष्टि संयुक्त राष्ट्र ने भी की। न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में एक डबल डेकर टूर बस और न्यूयॉर्क सिटी कम्यूटर बस की टक्कर के बाद 18 लोग हुए घायल। अग्निशमन विभाग के मुताबिक दोनों बसें यात्रियों से भरी हुई थी। वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन में विशेषज्ञों ने कहा कि AI तकनीक विनिर्माण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और कई कार्यों को सुगम कर सकती है। चिली के एक चिड़ियाघर में गुरुवार को एक दुर्लभ सोमाली जंगली गधे की प्रजाति के बच्चे को
जनता के सामने किया गया पेश। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबिया के साथ शांति समझौते के बाद हथियार वापस करने के लिए FARC विद्रोहियों के पूर्व नेता इवान मार्केस की वेनेजुएला में मृत्यु हो गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने खुद को टेलर स्विफ्ट का प्रशंसक बताया। उन्होंने उसके लिए नया शब्द स्विफ्टी गढ़ा है। यूक्रेन ने रूस पर नया हवाई हमला लॉन्च किया। वहीं रूस ने भी यूक्रेन के कई विमान गिराने का किया दावा। हेडिंग्ले में खेले जा रहे तीसरे एशेज टेस्ट का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 263 रन पर सिमटी। मिशेल मार्श ने शतकीय पारी खेलते हुए 118 रन की पारी खेली। मार्कवुड ने 5 विकेट लेने में सफलता पाई। जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने पहली पारी में 68 रन पर 3 विकेट गंवाए। तीसरे टेस्ट के पहले दिन 13 विकेट गिरे। नीदरलैंड से भारत में होने वाले वनडे विश्व कप में अपना स्थान बना लिया। क्वालिफायर्स के सुपर 6 के मुकाबले में नीदरलैंड ने स्कॉटलैंड को 4 विकेट से मात दी। जीत के साथ नीदरलैंड विश्व कप में शामिल होने वाली 10वीं टीम। स्कॉटलैंड से जीत के लिए मिले 278 रन के लक्ष्य को नीदरलैंड्स ने 6 विकेट होकर 42.5 ओवर में हासिल कर लिया। बास डे लीडे ने 123 रन की पारी खेली। विंबलडन में गुरुवार को पुरुष एकल में चौथी वरीयता प्राप्त नॉर्वे की कैस्पर रूड की हार के रूप में उसे एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। 7वीं वरीयता प्राप्त आंद्रे रूबलेव को दूसरे दौर में जीत हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। रूबलेव ने असलान करात्सेव को 4 सेट्स के मुकाबले में हराकर तीसरे दौर में किया प्रवेश। महिला एकल में तीसरी वरीयता प्राप्त एलेना राइबिकाना को दूसरे दौर का मैच जीतने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वहीं एलाइज कॉर्नेट को सीधे सेट्स में हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई गई। चौथी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला भी तीसरे दौर में स्थान बनाने में हुई सफल। उन्होंने दूसरे दौर के मुकाबले में स्पेन की क्रिस्टीना बुक्सा को 1 घंटे 4 मिनट में हराया। 3 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता वावरिंका ने 29वीं वरीयता प्राप्त अर्जेंटीना के टॉमस मार्टिन को हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई। स्विट्जरलैंड के 38 साल की वावरिंका ने दूसरे दौर में टॉमस को हराया। अमेरिका की सोफिया केनिन ने दूसरे दौर में आसान जीत दर्ज की। क्वालिफाइंग दौर से पहुंची अमेरिका की सोफिया केनिन ने मुख्य ड्रॉ में लगातार अपना दूसरा मैच जीतते हुए चीन के वैंग को 6-4, 6-3 से हराया। अमेरिका में चल रही यूथ एंड कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत के महिला अंडर 18 कंपाउंड तीरंदाजों ने अमेरिका को हराकर स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं कंपाउंड में भारतीय पुरुष तीरंदाजों ने रजत पदक जीता। फाइनल में उन्हें मेक्सिको से हार का सामना करना पड़ा। भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने दुनिया के 15वें नंबर के खिलाड़ी चेन आई चिंग को हराकर WTT स्टार कंटेंडर जुबिलजाना के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। कनाडा ओपन बैडमिंटन में भारत की PV सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंची। आज होने वाले क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना चीन की गाओ फेंजी से। पुरुष एकल में एकमात्र भारतीय लक्ष्य सेन भी आज क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलने के लिए कोर्ट पर उतरेंगे। अंतिम मैच के मुकाबले में लक्ष्य का सामना बेल्जियम के जूलियन करेगी से होना है। रणवीर सिंह के फैंस की अच्छी खबर। रणवीर अब फरहान अख्तर की डॉन 3 में नजर आएंगे। अक्षय कुमार की OMG 2 का फैंस को बेसब्री से इंतजार। पंकज त्रिपाठी के बाद अक्षय और यामी का भी लुक आया सामने। यामी वकील के किरदार में आएंगी नजर। शाहरुख की फिल्म जवान का टीजर नहीं बल्कि सीधा ट्रेलर 12 जुलाई को होगा लॉन्च। इस दिन फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 भी हो रही है रिलीज। शेखर कपूर ने 90 के दशक की लोकप्रिय फिल्म मासूम के सीक्वल की थीम का किया खुलासा। और उन्होंने कहा, मैं उस बुनियादी विचार को लेकर सोच रहा हूं कि आखिर घर होता क्या है। अभिनेता प्रभास की फिल्म सालार को टक्कर देने के लिए आ रही है फिल्म वैक्सीन वॉर। द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने अपनी आगामी फिल्म के लिए सितंबर 28 को रिलीज करने का किया है विचार। पुरस्कार विजेता कन्नड़ फिल्म निर्देशक पवन वाडियार नई फिल्म अवस्थी वर्सेस अवस्थी के साथ हिंदी फिल्म में करेंगे डेब्यू। मुख्य किरदार परमप्रता चट्टोपाध्याय का फर्स्ट लुक आज किया जाएगा रिलीज। अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका और कमल हासन अभिनीत फिल्म का शीर्षक ट्रेलर रिलीज की तारीख का जो अनावरण है वो कॉमिक कॉन
यूएसए में 20 जुलाई को किया जाएगा। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।